हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस के क्लास नाइन्थ की साइंस के फिफ्थ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट है अमीबा, सेकंड है कवक, थर्ड है बैक्टीरिया, फोर्थ है पैरामीशियम। तो देखिएगा कि जो जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, एक कोशिका के द्वारा जो बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर हम उनको कहते हैं। देखिएगा, जो अमीबा है या बैक्टीरिया है या पैरामीशियम है और इसका जो क्लैडिमोनास है, क्लेमिडोमोनास है, ये क्या किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है। इनके अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है। और जो ये कवक है, फंजाई है, ये किसका है, मल्टी सेलुलर का, जिनके अंदर बहुत सारी दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये फंजाई है, पादप है और जंतु है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हैं, बहुकोशिकीय जीव के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं कि उपयुक्त जीवों में से कौन से मल्टी सेलुलर जीव हैं। तो जो केवल सेकंड है, मतलब कौन सा, जो फंजाई कवक है, ये केवल मल्टी सेलुलर है। बाकी इसके अंदर जो तीनों है, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये कैसे हैं, ये यूनिसेलुलर हैं। तो उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा। तो सूची फर्स्ट के अंदर दिए गए हैं, इसके अंदर आविष्कार दिए गए हैं, और सेकंड में इसके आविष्कारकर्ता दिए गए हैं, जिन्होंने इनका आविष्कार किया है उनके नाम दिए गए हैं। तो जो ऑप्शन ए क्या है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो कोशिका की जो खोज की गई थी वो 1665 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। तो ए का हो गया फोर्थ। उसके बाद सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम जो तालाब है उसके जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, ये ल्यूवेन हॉक ने इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, ल्यूवेन हॉक को जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस जो है, केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका थर्ड का आता है फर्स्ट। जो रॉबर्ट ब्राउन है उसने 1831 में कोशिका का जो शेल का जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज की थी। उसके बाद है ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने ब्लैक रिएक्शन की खोज की थी। जो कैमिलो गोल्जी है उसने अकेली तंत्रिका और कोशिका संरचनाओं को स्टेनिंग की क्रांतिकारी विधि प्रदान की थी। और इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, अभिरंगित करने की जो विधि है उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये बाद में क्या है, गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहा गया था। 1906 में क्या हुआ था कि जो सेंटियागो है, रेमोनी कजाल के साथ इनको क्या नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तंत्रिका तंत्र की संरचना के कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट का फोर्थ और सेकंड का सेकंड और थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का थर्ड। 4213 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा 4213 इसमें कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसके अंदर 4213 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो सेल है उसके बारे में बताइएगा। फर्स्ट है जे पुरोकंज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। सेकंड है एम स्लीडन तथा टी स्वान का संबंध कोशिका सिद्धांत से है। इसमें देखिएगा कि दोनों ही कथन इसमें बिल्कुल सही हैं। जो पुरोकंज है इसने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या नाम, जीव द्रव्य नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। और जो जीव द्रव्य की खोज है ये किसने की थी, तो डुजार्डिन द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका नाम किसने दिया था, तो प्रोकंज ने इसका प्रोकंज ने इसका नाम दिया था 1839 में। और इसकी खोज किसने की थी, तो डुजार्डिन ने इसकी खोज की थी। उसके बाद सेकंड है एम स्लीडन और टी स्वान का संबंध कोशिका सिद्धांत से है। तो जो टी स्वान और एम स्लीडन है इन्होंने कोशिका सिद्धांत के विषय के बारे में बताया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो सभी पौधे होते हैं या फिर जो जंतु होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं, और जो उनके जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका ही होती है। और इसके बारे में विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को इसको आगे बढ़ाया था, और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं जो हमें पूर्ववर्ती कोशिकाओं मतलब जो विभाजन, जो पहले जो कोशिका होती हैं उनके विभाजन से ही आगे कोशिकाएं बनती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें जो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन से, ऑप्शन बी वसा से, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये बहुत ही लचीली होती है, और जो लिपिड और प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं की ये बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोशिका के संदर्भ में बताइएगा। फर्स्ट है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। और उसके बाद सेकंड है कि कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण तथा प्रासरण के माध्यम से होता है। थर्ड है प्रासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है। उसके बाद फोर्थ ये देखिएगा, इसमें क्या बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो देखिएगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। वह यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती भी है। मतलब कुछ चुनिंदा सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब किसी को रोकती भी है और किसी को अंदर भी जाने देती है। तो ये हमारी जो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है क्या, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो जो फर्स्ट कथन है ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड के बारे में देखते हैं कि जो कोशिका में गैसों तथा जल का जो आदान प्रदान होता है या विपोषण ग्रहण करना होता है या फिर कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर बाहर आवागमन होता है, सब विसरण के माध्यम से होता है। ठीक है, और जब जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है, इस प्रकार से जो जल के अणु होते हैं कि वो झिल्ली के आर पार आवागमन प्रासरण कहलाता है। मतलब कि क्या है कि जो जल में कोशिका होती है उसमें गैसों और जो जल का आदान प्रदान होता है या फिर पोषण ग्रहण करना होता है या फिर कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर बाहर गमन होता है, ये किसके द्वारा होता है? ये विसरण के द्वारा होता है। और जो जल में भी जो विसरण के नियमों के अनुसार ही जो व्यवहार करता है और जल के जो अणु होते हैं वे झिल्ली के आर पार आवागमन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रासरण कहलाता है। जो प्रासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है। और ये कोशिकीय जो अलवणीय जलीय जीव हैं और अधिकांश जो पादप कोशिकाएं हैं वे प्रासरण द्वारा ही जल ग्रहण करते हैं। पौधों के जो जड़ होती हैं उनके द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण के द्वारा ही किया जाता है। जो पौधे हैं वो जड़ से जो पानी का अवशोषण करते हैं वो किस विधि द्वारा करते हैं? तो प्रासरण की विधि द्वारा करते हैं। इसलिए जो सेकंड कथन है ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा कि जो केवल जीवित कोशिका होती हैं उनमें ही प्रासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, और जो मृत कोशिका होती हैं उनमें प्रासरण द्वारा जल ग्रहण की क्षमता नहीं होती। ठीक है, तो जो थर्ड कथन ये गलत हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो फर्स्ट और सेकंड कथन है ये बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति शेल वॉल निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? जो पादप में शेल वॉल होती है ये किसके द्वारा बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज। जो पादप की कोशिका शेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और इसमें ये जो भित्ति होती है ये सेल्यूलोज क्या है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है, कॉम्प्लेक्स पदार्थ है, और ये पौधों को क्या करता है? संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। और जो कोशिका भित्ति होती है ये पौधों, कवकों और बैक्टीरिया की कोशिका का क्या होता है? अल्प प्रासरण होता है, और इसको इससे बचाए रखती है। जो कोशिका भित्ति के कारण जो पादप कोशिकाएं हैं ये परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर ये शेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंडोसाइटोसिस का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। बी है यह किसी कोशिका द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया है। सी है यह पादप कोशिकाओं में होने वाला एक रोग है। डी है इनमें से किसी से नहीं। तो जो एंडोसाइटिस होता है ये किससे होता है? जो कोशिका में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये बहुत ही लचीली होती है, और इसका लचीलापन किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। और ऐसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये बहुत ही लचीली होती है, और इसी लचीलेपन के कारण ही जो कोशिका होती है ये बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करती है और अन्य पदार्थ ग्रहण करती है। और ऐसी प्रक्रिया जो ये भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करती है बाह्य पर्यावरण से, इसको हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं।
और जो अमीबा है ये अपना भोजन इसी एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट है ये किसी कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सेकंड है ये डीएनए तथा प्रोटीन में निर्मित होते हैं। थर्ड है ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें देखिएगा कि जो ये कथन है ये तीनों ही बिल्कुल सही है। कोशिका में जो केंद्रक होता है उपस्थित होता है जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। ये कोशिका का केंद्रक है, इसके चारों तरफ क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। और जो क्रोमोसोम होता है ये केंद्रक के अंदर होता है, जो कोशिका विभाजन के समय रोड शेप्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय जो रोड शेप्ड दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। और जो क्रोमोसोम में क्या होते हैं? अनुवांशिक गुण होते हैं क्रोमोसोम के अंदर ही। और जो माता पिता से जो डीएनए होता है, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है अणु के रूप में, जो उनकी संतान होती है उसके अंदर दिखाई देते हैं। जो क्रोमोसोम डीएनए और ये क्या किस चीज के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जो डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं। और डीएनए क्या है कि क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? हम जीन कहा जाता है। जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती उस समय यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। जब कोशिका विभाजित नहीं है मतलब उस टाइम पे तो ये क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है क्या? डीएनए। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है, वरना ये क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? उपयुक्त तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो फर्स्ट कथन है ये क्या है कि सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है। सेकंड कथन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ऑप्शन थर्ड है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। ये इन पर विचार करते हैं ये क्या कथन सही है। तो इसमें से जो कथन फर्स्ट है ये गलत है। इसमें क्या दिया गया है? जो कथन फर्स्ट है इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि कथन फर्स्ट में दिया गया है, देखिएगा कि सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उनमें उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जिन ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उनको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट कहते हैं। और जो प्रोकैरियोट होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य कुछ मुख्य अंतर पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं कि जो इनका आकार होता है प्रोकैरियोटिक का वो छोटा आकार होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक कोशिका का। मतलब इसमें ये अपोजिट दिया गया है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है आकार में छोटी होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड देखिएगा ये हमारा गलत हो गया। और जो अस्पष्ट जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसके अंदर अस्पष्ट केंद्रक होता है और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसके अंदर स्पष्ट केंद्रक होता है। जो केंद्रक झिल्ली होती है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती और जो यूकैरियोटिक कोशिका इसके अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और जो प्रोकैरियोटिक है इसके अंदर एक क्रोमोसोम पाया जाता है और जो यूकैरियोटिक है इसके अंदर एक से अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। और जो कोशिका अंगक है जो ये इसके अंदर अनुपस्थित होता है और जो ये यूकैरियोटिक है इसके अंदर कोशिका अंगक भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है एक तरह का तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से जो विशिष्ट हैं वो कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? कोशिका के अंगक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य बनाते हैं। उसके बाद है कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका मतलब थैले की तरह संरचना के साथ होता है। और जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है।
ठीक है, चलिएगा उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो केवल सेकंड और जो थर्ड है ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, और यूकैरियोटिक में जो केंद्रक झिल्ली है वो उपस्थित होती है और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। तो इसमें से सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, कोशिका अंगक कौन कौन से हैं। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें जो ये सारे हैं ये सारे ही कोशिका अंगक हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनको बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज की आवश्यकता होती है, जिससे कि वे क्या करते हैं, कोशिका होती है उसकी जटिल संरचना और उसके कार्य को सहारा दे सकें, उसके लिए वो क्या करते हैं, केमिकल एक्टिविटीज करते हैं। और इन विभिन्न प्रकार की जो ये केमिकल एक्टिविटीज करते हैं, इनको अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त मतलब छोटी छोटी संरचनाओं का यूज करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हो गया, और गोल्जी हो गया, और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा रसधानी जो कोशिका होती हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स के मेनली एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल की वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर